तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चली होगी। शाम का समय है, 8 बज चुके हैं और मैं आपके साथ जुड़ चुका हूँ। ठीक है। हिस्ट्री का जो बहुत बड़ा विषय है, अपने आप में हिस्ट्री एक अपने आप में बहुत बड़ी विषय है। इसको मैंने बहुत आसान तरीके से आपको समझाया है। आगे भी इसी तरीके से मैं समझाता रहूँगा, आगे भी वीडियो इसी तरीके से आते रहेंगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और क्लास देखते रहिए, कंटिन्यू क्लास हमारे साथ करते रहिए। और मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि देखिए, अगर आप सोचते हैं कि 20 मिनट की क्लास है या 30 मिनट की हमारी क्लास है, ठीक है। अगर आप सोचें कि 30 मिनट में अगर आपने मान लीजिए क्लास हमारी देखी खोल करके, मान लीजिए हम आप नए नए हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपने मात्र इसको 20 मिनट ही देखा, 2 मिनट देखा। 2 मिनट देखने के बाद आपकी कुछ समझ नहीं आया तो आप क्या करेंगे? आप तुरंत चले जाएंगे यहाँ से हट करके। अरे भैया, 2 मिनट में तो बोलने में भी सही से ना लगते। 2 मिनट तो यूं ही निकल जाते हैं, बोलेंगे तब भी निकल जाते हैं 2 मिनट यूं ही। और ये तो क्लास है भाई। देखिए, हिस्ट्री एक ऐसी विषय है जो जितना इसको अच्छे से समझोगे उतना ही चीज़ें आपके आसान होती चली जाएंगी। आप सोचोगे कि 2 मिनट में ही मैं पढ़ के चला जाऊं, तो 2 मिनट में कहीं कुछ नहीं आता। फिर तो एक ट्रिक माध्यम होता है। और क्वेश्चनों का एक तरीका इस प्रकार से है कि आपको क्वेश्चन अब थोड़ा हार्ड लेवल पर पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन थोड़े हार्ड लेवल पे पूछे जा रहे हैं और तरीका पूरा चेंज है, पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया गया क्वेश्चनों का। जो पहले नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे मान लीजिए खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लिया। अब ये पूछा नहीं जा रहा है। अब क्वेश्चन कुछ अलग ही तरीके से पूछे जा रहे हैं। जैसे देवगिरी अभियान जब उस समय किया गया था, तो सबसे पहले दक्षिण भारत पर, ठीक है, किस मुस्लिम शासक ने या सुल्तान दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने सर्वप्रथम दक्षिण भारत पर आक्रमण किया? एक तो क्वेश्चन ये हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे पूछा जाए कि जब दक्षिण भारत पर दिल्ली सुल्तान के शासक आक्रमण कर रहे थे तो उस समय वहाँ का यानी देवगिरी का शासक कौन था, ये पूछा जाता है। तो अब क्वेश्चनों का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया है। और अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करने वाला हूँ। चेंजिंग क्या होगी इसमें? थोड़ा सा चेंजिंग अब जो इसमें होने वाली है वो ये होने वाली है कि इसमें हम जैसे ही हमने कुछ थॉर्टिकल पढ़ाया, उस थॉर्टिकल पर आधारित 2 क्वेश्चनों को हम यहाँ पर पर डे लगाएंगे। जो भी थॉर्टिकल हमने पढ़ाया, जैसे मैं कुछ भी आज भी पढ़ाऊंगा तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको दूंगा। लेकिन वो हम कल से पैटर्न को हम चेंज करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करें बिना किसी देरी के। आप हमारे साथ जुड़ ही चुके हैं, चलिए शुरू करें। देखिए, नहीं दिखाई दे रहा होगा ग्रीन कलर, ब्लू, ये चलिए देखिए, हमने कल छोड़ा था जलालुद्दीन के समय के कुछ विद्रोह। किसने विद्रोह किए थे, कहाँ कहाँ विद्रोह किए थे? तो देखिए, विद्रोह जो हुआ था एक ही विद्रोह इसके समय में हुआ था। ठीक है। वैसे विद्रोह की बात करें कि इसके विद्रोह कहाँ इसके समय में, यानी जलालुद्दीन के समय में विद्रोह जो हुए थे, देखिए कड़ा मानिकपुर का जो सूबेदार था, कड़ा मानिकपुर, ठीक है, कड़ा मानिकपुर का जो सूबेदार था, इसे तो आप जानते हैं, मानिकपुर का सूबेदार, कड़ा मानिकपुर के सूबेदार का नाम था, ठीक है, सूबेदार जो था वहां का, कड़ा मानिकपुर के सूबेदार का नाम था मलिक छज्जू। ठीक है, क्या नाम था? मलिक छज्जू। मलिक छज्जू के द्वारा यहाँ पर विद्रोह कर दिया जाता है, कड़ा मानिकपुर में इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया जाता है। उस विद्रोह को दबाने के लिए इसका बड़ा बेटा, ठीक है, जिसका नाम होता है, बड़े बेटे का नाम अरकली खां, सॉरी छोटे बेटे का नाम अरकली खां होता है। अरकली खां को इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा जाता है जलालुद्दीन के द्वारा। जलालुद्दीन के साथ ही जाता है वो। और एक बदायूं के निकट एक जगह है, बदायूं के पास ही है, तो बदायूं के समीप दोनों के मध्य युद्ध होता है। ठीक है, बदायूं के मध्य दोनों के बदायूं में ही दोनों के मध्य युद्ध होता है, मलिक छज्जू और, ठीक है, अरकली खां। किसके मध्य? अरकली खां और मलिक छज्जू के मध्य बदायूं के समीप युद्ध होता है। इस युद्ध में मलिक छज्जू की हार होती है। मलिक छज्जू की हार होती है और हार होने के बाद ही दोनों को, यानी मलिक छज्जू और मलिक छज्जू के साथ जो होते हैं, जैसे कि एक अवध का सूबेदार होता है, इसका नाम होता है हातिम। हातिम अवध का सूबेदार होता है। इसके साथ मलिक बहादुर होता है और एक आलम गाजी होता है। तो आलम गाजी, मलिक छज्जू, ठीक है, आलम गाजी, आलम गाजी, ठीक है, और हातिम,
ठीक है, हातिम, आलम गाजी, हातिम, ठीक है। और एक होता है इसका, दूसरे का नाम होता है, इसका नाम होता है कि मलिक बहादुर, ठीक है, मलिक बहादुर उसका नाम होता है, मलिक बहादुर। और ये सभी आपस में मिल करके, ठीक है, नाम होता है मलिक बहादुर। क्या होता है? मलिक बहादुर। मलिक बहादुर ये तीनों के तीनों मिलकर के मलिक छज्जू की सहायता करते हैं। मलिक छज्जू होता कौन है? मलिक छज्जू बलवन का, ठीक है, बलवन का बलवन का पुत्र होता है, सॉरी बलवन का भतीजा होता है, बलवन का भतीजा होता है मलिक छज्जू। तो यानी पुत्री समझिए मलिक छज्जू। आलम गाजी और हातिम और मलिक बहादुर ये तीनों मिलकर के मलिक छज्जू की सहायता करते हैं, ठीक है। अवध के पास ही जाकर के इससे मिल जाते हैं, ठीक है, यानी बदायूं सभी आप आकर के इससे सब मिल जाते हैं और यहीं पर ही दोनों के मध्य युद्ध होता है। इस युद्ध में मलिक छज्जू की हार होती है और ये आज्ञा दी जाती है जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा कि इनको बंदी बना करके मेरे सामने पेश किया जाए। मलिक छज्जू और इन सबको बंदी बना करके इसके सामने लाया जाता है और इसकी इतनी बुरी दयनीय स्थिति होती है, कपड़े फटे होते हैं, बहुत बुरी यानी गंदी हालत में होता है। इसको देख करके ही जलालुद्दीन के खिल में मन में जो है उदारता की भावना आ जाती है, ठीक है, उदार प्रकृति के थे, दयालुता की भावना आ जाती है और इस तरीके से इनको छोड़ दिया, कहता है कि ये इनसे गलती होगी, इनको छोड़ दीजिए, ठीक है। तो मलिक छज्जू, उसके बाद कड़ा मानिकपुर का सूबेदार होता था। कड़ा मानिकपुर का सूबेदार जो बनाया गया था, सबसे बड़ी गलती इनकी ये हो गई थी कि इन्होंने अपने भतीजे और दामाद, ठीक है, दामाद भी था और भतीजा भी था, नाम आप जानते हैं सभी, अलाउद्दीन खिलजी उसका नाम है। अलाउद्दीन खिलजी को सबसे पहले कहाँ का सूबेदार बनाया जाता है? कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बनाया जाता है। फिर बाद में बुलंदशहर की सूबेदारी इसको दे दी जाती है, याद रखना। अलाउद्दीन खिलजी को बाद में बुलंदशहर की सूबेदारी दे दी जाती है, पहले इसको, ठीक है, पहले इसको बनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करें। अगला जो विद्रोह किया जाता है इसके खिलाफ, ठीक है, तो वो होता है जी डकैतों का विद्रोह, ठीक है, यानी सॉरी, अब हम बात करते हैं जलालुद्दीन की उदारता को लेकर के। किसको? जलालुद्दीन की उदारता, ठीक है। जलालुद्दीन की उदारता, उदारता तो आप जानते हैं क्या होता है? उदारता का मतलब होता है उदार प्रकृति रखने वाला, यानी दूसरे के प्रति एक क्षमा की भावना रखने वाला। यानी मान लीजिए कोई भी व्यक्ति किसी के सामने कितना ही भी गलत कर दे, लेकिन वो हमेशा वो दूसरा व्यक्ति जो उसके सामने गलत कर रहा है, उसके खिलाफ गलत व्यवहार कर रहा है, वो उसको क्षमा करे, तो इसको कहते हैं उदार प्रकृति। यानी सभी को क्षमा करते जाना, चाहे वो कितना ही बड़ा गुनाह कर दे, चाहे क्राइम कर दे, लेकिन उसको भी माफ़ कर देना। तो ये उदारता की कारण था और यही उदारता का कारण होता है, इसकी मौत का परिणाम बनता है बाद में जाकर के, ठीक है। इसको मार दिया जाता है और लगभग उस समय 16 अप्रैल होता है, 16 अप्रैल और 1296 को इसकी हत्या कर दी जाती है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की, ठीक है। किसके द्वारा? इसी के भतीजे के द्वारा। कहाँ इसकी हत्या होती है उसके बारे में भी हम बताएंगे, ठीक है। चलिए, कड़ा मानिकपुर में ही होती है, कड़ा मानिकपुर ही जाता है और उस समय जलालुद्दीन ग्वालियर में होता है। गंगा नदी को पार करके कड़ा मानिकपुर जाता है, यानी इलाहाबाद वाले क्षेत्र में जाता है और वहीं पर ही इलाहाबाद क्षेत्र में कि नदी को जब पार करता है तो बाकी सब सैनिकों को वहीं छोड़ दिया जाता है नदी के दूसरी तरफ, और जलालुद्दीन खिलजी अपने कुछ ही 2-4 सैनिकों के साथ वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर जाकर के इसकी हत्या कर दी जाती है अलाउद्दीन के कहने पर ही। जो इसके सरदार होते हैं उनके बारे में भी बताऊंगा किसने इसकी हत्या करी थी, ठीक है। चलिए, तो इसकी उदारता की बात करें तो सबसे पहले देखिए ठगों का दमन किया था इन्होंने। नंबर फर्स्ट पे आता है ठगों का दमन करना। किसका? ठगों का दमन करना, ठीक है, दमन। तो ठगों का इन्होंने दमन किया। अब ठग जो थे, देखिए ये जो थे ये दिल्ली सल्तनत के आसपास वाले क्षेत्र में रहते थे और ये क्या करते थे? आने जाने वाली जनता को लूटना, ठगना, ये इसका कार्य था। जैसे ही जलालुद्दीन को ये सब बातें पता चली तो जलालुद्दीन के सामने इनको बंदी बनाया गया और बंदी बना करके इनको जलालुद्दीन के सामने पेश किया गया। और जलालुद्दीन इतना उदार प्रकृति का व्यक्ति था कि इनको क्षमा कर दिया, इनसे कहा कि मैं आपको एक मौका और दे रहा हूं और आप यहाँ से चले जाइए। फिर बाद में एक नाव में बैठा करके इन ठगों को, ठीक है, क्षमा कर दिया, क्षमा करके, ठीक है, क्षमा कर दिया। और क्षमा करने के बाद, ठीक है, क्षमा कर दिया और इनको एक नाव में बैठा करके, एक नाव में बैठाकर, ठीक है, बैठाकर, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में भेज दिया, बंगाल की ओर, ठीक है, प्रस्थापित कर दिया, यानी बंगाल की ओर भेज दिया, भेज दिया, ठीक है जी, बंगाल की खाड़ी की ओर भेज दिया। तो ये इनकी उदार प्रकृति थी। उदार प्रवृत्ति के आदमी थे, उदार प्रवृत्ति के सुल्तान थे और दिल्ली सल्तनत में इससे दयालु सुल्तान अभी तक नहीं हुआ है।
यहाँ तक कि लगा लीजिए इसके बेटे ने गलती करी, सॉरी इसके भतीजे ने गलती करी, अलाउद्दीन खिलजी ने, दक्षिण भारत अभियान कर देता है बिगर पूछे 1296 में, ठीक है। 95 में जाता है, जाता तो कहीं और है आक्रमण करने के लिए, कहता चाचा से झूठ बोल करके जाता है, बाद में आकर के सोचता है कि मैं क्या करूँ। इसकी देखिए लालसा थी, गद्दी हड़पना चाहता था अलाउद्दीन खिलजी, लालसा थी इसके मन में कि मैं दिल्ली की गद्दी को हासिल करूं, लेकिन उसके पास धन नहीं था, क्योंकि मंत्रियों को खरीदना भी जरूरी होता था उस समय, ठीक है। सरदारों को अपनी तरफ करना होता था तो कुछ धन देना पड़ता था, उन्हें लालच देना पड़ता था, लोभ देना पड़ता था, तो ये धन लूटने के लिए दक्षिण भारत गया, ठीक है। चलिए आगे बात करें, ठगों का दमन किया, इसी के साथ साथ इन्होंने षड्यंत्रकारी अमीरों का भी दमन किया, षड्यंत्रकारी अमीर, ठीक है, षड्यंत्रकारी अमीर, ठीक है, षड्यंत्रकारी, ठीक है, याद रखना। नंबर 2 पे बात करें तो षड्यंत्रकारी जो अमीर होते हैं, ठीक है, षड्यंत्रकारी अमीर, ठीक है। षड्यंत्रकारी अमीर जो थे, षड्यंत्रकारी अमीरों ने, ठीक है, इसको मारने की कोशिश करी, याद रखना। षड्यंत्रकारी अमीर जो थे इनको मारने की कोशिश करी गई थी, षड्यंत्रकारी अमीरों के द्वारा इनको मारने की कोशिश करी गई थी। इन अमीरों की बात करें तो इनमें से कुछ महत्वपूर्ण थे, ठीक है। दिल्ली का पहला शासक जिसने विरोधियों को संतुष्ट करने के लिए ये सब चीजें अपनाई, ठीक है। इनमें से अमीरों ने षड्यंत्र कर, एक व्यक्ति था जिसका नाम था ताजुद्दीन, क्या नाम था उसका, ताजुद्दीन, ठीक है। तो एक व्यक्ति था इसका नाम था ताजुद्दीन, और दिल्ली के अमीरों ने क्या करा था कि ये, क्योंकि इसकी उम्र ज़्यादा थी, 70 वर्ष की अवस्था थी, तो दिल्ली के अमीरों ने ताजुद्दीन को दिल्ली का सुल्तान बनाने की सोची, ठीक है, ताजुद्दीन को दिल्ली का सुल्तान बनाने की सोची। और जब इन्होंने दिल्ली का सुल्तान बनाने की सोची इसको, तो इन्होंने क्या काम करा था, इसको मारने की कोशिश करी, किसको, जलालुद्दीन खिलजी को मारने की कोशिश करी, जहर देने की कोशिश करी। जैसे ही इनको इसके विषय में पता चला कि ये मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनको तुरंत दरबार में बुलाया गया, और दरबार में बुलाने के बाद, ठीक है, इनको फिर वही इन अमीरों ने पुनः, जो अमीर थे यहाँ पर, इन्होंने इनकी चापालूसी करनी शुरू कर दी, अमीरों के द्वारा जलालुद्दीन की चापालूसी की गई थी, और उस चापालूसी से ये खुश हो गया और इनको क्षमा कर दिया, ठीक है। आगे तो था सिद्दी मोला की हत्या। नंबर 3 की बात करें तो सबसे जो बड़ा गुनाह हुआ था इनसे, वो यही हुआ था कि सिद्दी मोला की हत्या, ठीक है। सिद्दी मोला जो थे, अब इनके बारे में बात करेंगे, सिद्दी मोला, ठीक है, याद रखना, सिद्दी मोला, ठीक है। सिद्दी मोला की हत्या कर दी गई थी, याद रखना, सिद्दी मोला की हत्या, ठीक है, किसके द्वारा, इनके द्वारा सिद्दी मोला की हत्या कर दी गई थी। कारण ये हुआ था कि इसमें 2 भारतीय वो थे, ठीक है, 2 भारतीय, इसमें 2 भारतीय शासक वो जुड़े हुए थे, ठीक है, सिद्दी मोला की हत्या, ठीक है। देखिए ये जो थे सिद्दी मोला, ईरान से भारत आए, और ईरान से भारत आकर के दिल्ली सल्तनत में बसे, ठीक है। और ये भारत में यानी दिल्ली सल्तनत में एक खानकाह चलाते थे, क्या चलाते थे जी, खानकाह, ठीक है, एक खानकाह चलाते, और प्रतिदिन यहाँ पर ये कम से कम कई लोगों को भोजन ग्रहण कराते थे फ्री में। सिद्दी मोला जो थे ये ईरान से भारत आए, कहाँ से आए थे जी, ये ईरान से ये भारत आए, याद रखना, ईरान से ये भारत आए। ईरान से भारत आने के बाद दिल्ली सल्तनत में रुके, और दिल्ली सल्तनत में इन्होंने खानकाह चलाया। खानकाह एक ऐसी जगह कि जहाँ पर लोग, यानी दिन प्रतिदिन जो लोग थे, गरीब लोग थे, ठीक है, जो बेसहारा असहाय लोग थे, वो यहाँ पर रह करके खाना खाते थे, ठीक है। ये लोगों की मदद करते थे, कौन, सिद्दी मोला जो थे। उसी समय हुआ क्या था कि धीरे धीरे खानकाह में अमीरों की संख्या बढ़ती चली गई, यानी लोग वहाँ पर जो है आपस में राजनीतिक चर्चाएं करने लगे, और राजनीतिक चर्चाओं में लोग नए नए प्रकार के षड्यंत्र करने लगे। उन्हीं में से 2 व्यक्ति थे, एक का नाम था हत्यापक, एक का नाम था निरंजन, ये 2 सरदार थे, ठीक है। तो 2 हिंदू अधिकारी थे, 2 हिंदू सरदार थे, जिसका नाम था, ठीक है, हत्यापक। तो 2 हिंदू अधिकारी, ठीक है, 2 हिंदू अधिकारी, जिनमें से एक का नाम था हत्यापक, और एक का नाम था, ठीक है, निरंजन। इन दोनों ने क्या काम करा था, इन दोनों ने योजना बनाई थी जलालुद्दीन को मारने की। अब उस समय भाई साहब देखो, पूरी उसमें इस्लाम, मतलब इस्लाम का बोलबाला था, भारत में पूरे विश्व में इस्लाम का बोलबाला था। तो हत्यापक और निरंजन ये दोनों आपस में षड्यंत्र कर रहे थे कि उसको हटा करके एक, ठीक है, इनकी जगह पर, ठीक है,
ये किसी दूसरे को शासक बनाना चाह रहे थे, दोनों के दोनों व्यक्ति। नाम था इनका हत्यापक और निरंजन। ये दोनों के दोनों किसी और को शासक बनाना चाह रहे थे। और इस बात की खबर जब जलालुद्दीन खिलजी को पड़ी तो जलालुद्दीन खिलजी ने बिना कुछ सोचे समझे इनको मौत के घाट उतार दिया, यानी इनको हाथियों के नीचे डलवा दिया और हाथियों के नीचे कुचलवा दिया सिद्दी मोला को। सिद्दी मोला की मृत्यु के बाद इसके बेटे की भी मृत्यु हो गई थी। जो इसका बेटा था उसकी मृत्यु जब ही हो गई थी कुछ दिन बाद, क्योंकि इसका बेटा जो था वो सिद्दी मोला का बहुत बड़ा वो था, ठीक है, सिद्दी मोला को बहुत ज़्यादा मानता था, सिद्दी मोला का बहुत बड़ा अनुयायी था। जैसे सिद्दी मोला की मृत्यु हुई थी तो उसके कुछ समय बाद इसके बेटे की भी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। दिल्ली में एक खानका चलाते थे, इनका नाम था सिद्दी मोला, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए, तो इनकी वजह से, दोनों की वजह से ये सिद्दी मोला की हत्या की गई थी। बिना कुछ सोचे समझे इनकी सिद्दी मोला की हत्या कर दी गई थी। दो हिंदू अधिकारी थे, ये षड्यंत्र कर रहे थे कि जलालुद्दीन को हटा करके इसके स्थान पर किसी और को शासक बनाया जाए दिल्ली का, ठीक है। बाद में जब ये बातें पता चली कि मुझसे गलती होगी तो उन दोनों के साथ भी यही सुलूक किया गया था, उनको भी हाथी के नीचे कुचलवा दिया गया। इसके साथ साथ यहाँ पर, ठीक है, बात करें तो देखिए यहीं पर ही इसी के समय में मंगोल आक्रमण हुआ, ठीक है। इसी के समय में मंगोल आक्रमण हुआ, तो याद रखना मंगोल आक्रमण, ठीक है, मंगोल आक्रमण। मंगोल आक्रमण, ठीक है, इनके समय में मंगोल आक्रमण हुआ, ठीक है। और मंगोल आक्रमण की बात करें तो इनके समय में ही मंगोल आक्रमण हुआ था, ठीक है। मंगोल आक्रमण हुआ इनके समय में। एक मंगोल आक्रमणकारी था, क्या 1292 की बात है, तो मंगोल आक्रमणकारी, इसका नाम था मंगोल नेता अब्दुल्ला, इसका नाम था। अब्दुल्ला के नेतृत्व में ही 1292 में मंगोलों ने आक्रमण किया, ठीक है। तो 1292 में क्या मुझे 1292 में मंगोल नेता अब्दुल्ला ने, ठीक है, भारतीय क्षेत्र पर आक्रमण किया। लेकिन ये इस आक्रमण में पराजित हो गया। कौन? अब्दुल्ला। 1292 में इस आक्रमण में पराजित हो गया। और उसके पराजित होने के बाद ही यहाँ पर जब जब ये पराजित हो गया तो बाद में इसने जलालुद्दीन खिलजी ने इसको अपना पुत्र कहा, और पुत्र कहने के बाद इसको क्षमा कर दिया, ठीक है। अपना पुत्र कहा कि तुम मेरे बेटे हो, एक मेरे बेटे के समान हो, इसको क्षमा कर दिया। और फिर उसके बाद जलालुद्दीन ने इसने अपना पुत्र कहा, पुत्र कहने के बाद इसको क्षमा कर दिया, ठीक है। और उसके बाद देखिए बाद में जाकर के इसी के बहुत समय बाद ही फिर से पुनः एक और आक्रमण किया गया था हलाकू के पुत्र के द्वारा, ठीक है। उसके बाद हलाकू का एक पोता था, ये मंगोल आक्रमण हलाकू का पुत्र, ठीक है, हलाकू का पोता, ठीक है, पुत्र बोलते हैं उसे। हलाकू के पोते के द्वारा, ठीक है, हलाकू का पोता था, उसके द्वारा यहाँ पर आक्रमण किया गया था। उसका नाम था उलूग। क्या नाम था? उलूग। तो हलाकू के पोते उलूग के द्वारा, ठीक है, उलूग के द्वारा 4000, कितने जी? 4000 आक्रमणकारियों को लेकर के भारतीय सीमा पर आया और ये भी पराजित हुआ। और पराजित होने के बाद इसको भी जलालुद्दीन के सामने पेश किया गया। और जब इनको पेश किया गया था बाद में इन्होंने क्षमा मांग ली, और क्षमा मांगने के बाद जलालुद्दीन ने इनको भारत में ही रुकने के लिए अनुमति दे दी। और भारत में रुकने के लिए अनुमति दी, इनके खाना, रहना, सहना, ठीक है, इनके निवास और इनको वेतन भत्ते सब इनको उपलब्ध कराए गए। और ये दिल्ली में आकर के बस गए। और आज जिस मंगोलपुरी को हम जानते हैं वो यही मंगोलपुरी थी जो जलालुद्दीन खिलजी के समय में बसी थी। तो दिल्ली में जो मंगोलपुरी है, ठीक है, दिल्ली में जो मंगोलपुरी है, मंगोलपुरी, ठीक है, दिल्ली में मंगोलपुरी की स्थापना, ठीक है, मंगोलपुरी की स्थापना ठीक है, मंगोलपुरी की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में हुई थी। ये वही मंगोलपुरी है जो यहाँ पर आकर मंगोल बसे थे। उलूग जो था, उलूग इनका नेता था, 4000 इन सैनिकों का नेता था। ये 4000 सैनिकों को लेकर के अपने साथ आया था। इसको पराजित कर दिया गया था। उसके बाद दिल्ली में रुकने की इसने अनुमति मांगी, जलालुद्दीन ने इसको अनुमति दे दी, ठीक है। और ये यहीं पर रुक गया था। और दिल्ली में जो मंगोलपुरी है वो इन्हीं के नाम पर बसा था, ठीक है। उलूग खान ने इसको बसाया था जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक हो गया। अब आगे मैं आपको दिखा देता हूँ एक PDF के माध्यम से। एक बार फिर से मैं आपको इनका रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है।
फिरोज शाह खिलजी। तो फिरोज शाह खिलजी जलालुद्दीन खिलजी वंश का संस्थापक था। उसने किलोखरी के गढ़ में यानी कुलागढ़ी को, यानी ये दिल्ली में पड़ता है, इसमें अपना राज्याभिषेक कराया। कुछ समय तक ये वहीं रहा था, ठीक है, अपनी राजधानी बनाई थी इसको। जलालुद्दीन को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की उपाधि धारण की गई थी। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जिसने हिंदू जनता के प्रति अपनी उदार दृष्टिकोण रखा, ठीक है, हिंदू जनता के प्रति भी इसने अपना उदार दृष्टिकोण रखा था। इनका नाम था जलालुद्दीन खिलजी, यानी ये हिंदुओं के प्रति भी उदार दृष्टिकोण रखते थे, हर एक किसी को क्षमा कर देते थे, जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया भी है, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जिसने उदार प्रवृत्ति रखी थी हिंदू जनता के प्रति भी। केकुबाद ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को शाइस्ता खां की उपाधि दी। शाइस्ता खां, ठीक है, शाइस्ता खां, ठीक है, शाइस्ता खां की इसको उपाधि से सम्मानित किया गया था। सूबेदार अलाउद्दीन ने 1296 ईस्वी में दक्षिण भारत के राज्य देवगिरी पर आक्रमण किया, ठीक है, 1296 एडी में देवगिरी पर आक्रमण कर देता है। देवगिरी पे इसने आक्रमण किया था 1296 एडी में। तो सूबेदार अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 एडी में दक्षिण भारत के राज्य देवगिरी पर आक्रमण किया। जब इसने देवगिरी पर आक्रमण किया था तो उस समय वहां का जो शासक था इसका नाम था रामचंद्र देव, ठीक है, रामचंद्र देव के समय में इसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था। ये दक्षिण भारत पर आक्रमण करने के लिए गया और देखिए इसने क्या करा था, ये जैसे दक्षिण भारत गया तो इसके लिए देखिए ये सबसे पहले कड़ा मानिकपुर था। कड़ा मानिकपुर ये इलाहाबाद था। इलाहाबाद से होता हुआ ये सीधा कहाँ पहुंचा, इलाहाबाद से ये भिलसा पहुंचा, भिलसा यानी मध्य प्रदेश पहुंचा, ठीक है। तो यहाँ से कड़ा मानिकपुर गया और कड़ा मानिकपुर से देखिए पहले कड़ा मानिकपुर, ठीक है, कड़ा मानिकपुर, कड़ा मानिकपुर से भिलसा पहुंचा, ठीक है, भिलसा 1296 की बात है, भिलसा पहुंचा जो मध्य प्रदेश में है। भिलसा से निकलता हुआ ये एलिचपुर पहुंचा। कहाँ पहुंचा जी, एलिचपुर, ठीक है, भिलसा से ये एलिचपुर पहुंचा और एलिचपुर यानी ये जो है ये देवगिरी की उत्तरी सीमा थी। एलिचपुर पहुंचा, एलिचपुर में एलिचपुर पहुंचा, एलिचपुर के बाद ये यहाँ से सीधा कहाँ पहुंचा, लासुला। ये लासुला दर्रे से होता हुआ, लासुला दर्रे से होता हुआ, ठीक है, लासुला, लासुला दर्रे से होता हुआ ये सीधा कहाँ पहुंचा था, देवगिरी, ठीक है, देवगिरी पहुंचा। तो लासुला दर्रे से होता हुआ सीधा देवगिरी पहुंचा और देवगिरी में जाकर के वहां का शासक रामचंद्र देव था। इसने एक बहाना बनाया, इसने एक योजना बनाई, इसने कहा कि मैं अपने चाचा से नाराज होकर के यहाँ आया हूँ दक्षिण भारत में और मैं तेलंगाना जा रहा हूँ, सॉरी मैं दक्षिण भारत जा रहा हूँ और मुझे दक्षिण भारत जाना है क्योंकि मुझे व्यापार करना है। मेरे चाचा ने मुझे घर से निकाल दिया है, मेरे चाचा मेरी गलती नहीं है, ठीक है, मेरे चाचा मुझसे नाराज है। इस तरीके से उसने उदार दृष्टिकोण दिखाया था। उदार दृष्टिकोण के कारण लोग समझ नहीं पाए थे और सीधा इसी बारे में देवगिरी पर आक्रमण हो गया। देवगिरी पर आक्रमण किया तो लोग चकित रह गए। हमारा शासक रामचंद्र देव था, ये भी देखकर हैरान रह गए किस तरीके से उसने आक्रमण किया है। और आक्रमण करने के बाद हम रामचंद्र देव ने समर्पण कर दिया। उसने कहा था कि देखिए ये जो सेना है मेरी, ये दिल्ली की मात्र कुछ एक टुकड़े मेरे को सेना दिल्ली पर रहना हो चुके हैं। रामचंद्र देव इसको लेकर के भयभीत हो गया, इसने आत्मसमर्पण कर दिया और इसको कुछ वहां से जितनी धन संपदा थी उसको लेकर के यहाँ पर संग्रह हो रहा था। नार्ग में आते समय, ठीक है, नार्ग में आते समय एक रामचंद्र देव का पुत्र था जिसका नाम था शंकर देव। तो शंकर देव के द्वारा उसको पकड़ लिया जाता है और शंकर देव के द्वारा उसको पकड़ लिया जाता है देता। इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी की हार होने ही वाली होती है, तभी वहां से एक अलाउद्दीन खिलजी का एक सैनिक आ जाता है अपनी सेना लेकर के। तो कुछ सैनिक थे जो उसके साथ कुछ वहां पर आगे थे, उसको देख करके शंकर देव घबरा जाता है। शंकर देव ये सोचता है कि कहीं ये वही सेना तो नहीं दिल्ली से आ रही थी। उसको देख करके शंकर देव जो है आत्मसमर्पण कर देता है और इस तरीके से देवगिरी पर बहुत बड़े प्रतिबंध लगाए जाते हैं और इस तरीके से दूसरी संधि होती है। उस दूसरी संधि में अब यहाँ से जितनी धन संपदा थी सबको ले जाता है कौन, जलालुद्दीन खिलजी। वापस आ रहा होता है, जैसे ही ये खबर जलालुद्दीन खिलजी को होती है तो जलालुद्दीन खिलजी थोड़ी देर के लिए नाराज हो जाता है। लेकिन जब जैसे ही वो कहता है कि जलालुद्दीन खिलजी का एक भाई था उसका, ठीक है, सॉरी अलाउद्दीन खिलजी का एक भाई था, इसका अलाउद्दीन खिलजी का एक भाई था जिसका नाम था अलमास बेग। अलमास बेग उसका नाम था। उस अलमास बेग जाकर के सॉरी अलाउद्दीन खिलजी अपने भाई अलमास बेग को एक खत लिखता है कि मैं जितनी भी धन संपदा है मेरे पास मैं अपने चाचा को दे दूंगा, बस वो मुझे माफ कर दें।
मेरे से गलती हो गई जो मैंने उनके बगैर पूछे मैंने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया है। तो जलालुद्दीन खिलजी जैसे ही इस बात सुनता है कि वो धन संपदा मुझे देने वाला है, जितनी भी लूटी गई संपदा थी उसे मुझे देने वाला है, तो जलालुद्दीन खिलजी कहता है कि कोई बात नहीं, जो गलती होगी ठीक है मैं माफ़ कर दूंगा, क्योंकि उसने बहुत लोगों को माफ़ किया था। तो ये तो अपना भतीजा था, दामाद भी था उसका ये। अलमास बेग और जलालुद्दीन खिलजी दोनों भाई थे। इनको ही इसने एक बड़े बेटे यानी अलाउद्दीन को अपनी बड़ी पुत्री के साथ विवाह किया था, और अलमास बेग के साथ छोटी पुत्री का विवाह किया था इसने। तो दामाद भी था, बोला छोड़े माफ़ कर देंगे। तो ये वहां से सीधा कहाँ गया था, वहां से सीधा दिल्ली ना आकर के वो कड़ा मानिकपुर पहुंच गया अलाउद्दीन खिलजी। कड़ा मानिकपुर में रुका और यहीं से अपने भाई को पत्र लिखा। पत्र जब इसने पत्र लिखा तो अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी जो था वो दिल्ली में ना होकर के ग्वालियर में था, मध्य प्रदेश ग्वालियर में था। ग्वालियर में था तो ग्वालियर में इसके पास एक फरमान पहुंचा। इसने कहा कि मैं अपने चाचा से क्षमा चाहता हूँ, और मैं अपने चाचा से बहुत ज़्यादा मैं भयभीत हूँ, मुझे डर लग रहा है कि मेरे चाचा मुझे क्षमा नहीं करेंगे, मुझे मारेंगे, इसलिए मेरे चाचा मैं जब तक दिल्ली नहीं आऊँगा जब तक मेरे चाचा यहाँ नहीं आ जाएंगे, कड़ा मानिकपुर नहीं आ जाएंगे। कन्वेंस करता है, अलमास बेग उन्हें कन्वेंस करता है, कहता है कि आप उसे माफ़ कर दीजिए, आप मेरे साथ वहाँ चलिए, बस शर्त यह है कि आप ना तो सेना लेकर जाओगे क्योंकि वो बहुत डरा हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी बहुत डरा हुआ है, ना तो आप सेना लेकर जाओगे, आप केवल 2-3 सैनिकों को लेकर चलिए, वो उसे माफ़ कर दीजिए और उसे यहाँ ले आइए दिल्ली। ग्वालियर ग्वालियर मतलब दिल्ली ले आइए, क्योंकि ग्वालियर में था उस समय। जैसे ये मध्य प्रदेश से निकलता है गंगा नदी पार करके, क्योंकि दूसरी तरफ होती है इलाहाबाद, कड़ा मानिकपुर दूसरी तरफ होता है गंगा नदी के, तो अपने कुछ सैनिकों को पीछे छोड़ देता है गंगा नदी के दूसरे तट पर, और वहां से जलालुद्दीन खिलजी गंगा नदी पार करके कड़ा मानिकपुर जाता है, और वहां जाकर के जैसे ही ये गले लगाता है, ठीक है, क्योंकि हथियार तो सब वहीं पर छोड़ देता है, जो तलवार वगैरह थी वहीं छोड़ दी, ठीक है। तो जैसे ही वो उसे गले लगाता, गले लगाने के बाद जैसे ही पीछे लौटता है कि चलो हाथ पकड़ कर, जैसे ही उसे ले जाता था कि चलिए जो जो हो गया सो हो गया, गलती हो गई, जैसे ही हाथ पकड़ करके वो सीधा उसे ले जाने की कोशिश करता है, तो उसके द्वारा यानी अलाउद्दीन खिलजी के उस समय 2 सरदार थे, ठीक है, गंगा नदी के तट पर। एक का नाम था मोहम्मद सलीम। तो इस पर 2 आक्रमण किए जाते हैं। एक का नाम था मोहम्मद सलीम। तो पहला आक्रमण मोहम्मद सलीम ने किया, थोड़ा सा बच गया, लेकिन लग गई थी उसके, तलवार लग गई थी जलालुद्दीन खिलजी के। दूसरा आक्रमण जो किया था, दूसरा आक्रमण देखिए दूसरे बार में, जब पहला आक्रमण हुआ इस पे जलालुद्दीन खिलजी पे, सॉरी पहला वार हुआ जब जलालुद्दीन खिलजी पे, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी पे जब पहला वार हुआ, ठीक है, इसके किसके द्वारा, मोहम्मद सलीम के द्वारा जब पहला इस पर वार हुआ, तो उस समय जलालुद्दीन खिलजी ने कहा कि धोखा, मेरे साथ धोखा हुआ है। जैसे ही इसने इतना कहा तो दूसरा इसका एक और था इसका साथी, अलाउद्दीन खिलजी का एक साथी था, नाम था इसका इख्तियारुद्दीन। इख्तियारुद्दीन ने दूसरा वार किया और इसकी गर्दन को काट दिया, यानी सर को धड़ से अलग कर दिया, और इसके जितने भी इसके साथ में लोग गए हुए थे जलालुद्दीन खिलजी के, उसको वहीं पर मार गिराया। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके बाद में जाकर के पूरे का इसका सर जो है कड़ा मानिकपुर और अवध में पूरे उसमें घुमाया, कड़ा मानिकपुर और अवध में इसके सर को घुमाया गया, ठीक है, अवध और कड़ा मानिकपुर में इसके सर को, कटे हुए सर को पूरे उसमें घुमाया गया था, कि जो भी व्यक्ति मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने चेतावनी दे दी थी कि उनके साथ भी यही व्यवहार किया जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, तो इनकी जो हत्या कर दी गई थी, तो 20 जुलाई 1296 को नदी किनारे ही अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन का वध कर दिया, ठीक है। ये 20 जुलाई नहीं है, यहाँ पर 16 जुलाई है, याद रखना, 16 जुलाई को काटा था, क्योंकि 19 जुलाई को इसने अपना राज्याभिषेक किया था, ठीक है, वो कहीं पुस्तकों में गलत होता है, कहीं पर सही होता है, याद रखना। तो ये डेट है, 16 जुलाई को इसकी हत्या कर दी जाती है, 19 जुलाई को राज्याभिषेक होता है किसका, अलाउद्दीन खिलजी का। तो 16 जुलाई 1296 को, ठीक है, नदी किनारे ही अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन का वध कर दिया था। तो उसके काल में 3 प्रमुख विद्रोह हुए, मलिक छज्जू के द्वारा, ठीक, कड़ा मानिकपुर का विद्रोह, ताजुद्दीन कूची के द्वारा विद्रोह, ठीक है, और षड्यंत्र, ठीक है, कूची के द्वारा षड्यंत्र किया गया था, इसको बाद में छोड़ दिया गया था, और सिद्दी मोला षड्यंत्र, सिद्दी मोला का षड्यंत्र, जिसके बाद में उसको फांसी दे दी गई थी, फांसी नहीं दी गई थी, हाथी के पैरों के नीचे डलवा करके इसको कुचलवा दिया गया था, ठीक है। तो ये जलालुद्दीन थी कि आज हमने बात कर ली। नेक्स्ट क्लास में हम अलाउद्दीन के बारे में बात करेंगे। आशा करते हैं कि आपको ये ठीक है। चलिए इसको 20 जुलाई ही कर लीजिए आप, क्योंकि यहाँ 20 जुलाई है, क्योंकि मुझे ये इस पर कन्फ्यूजन सा थोड़ा सा, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए 19 जुलाई को इसका राज्याभिषेक हुआ था, ठीक है, इसका अलाउद्दीन खिलजी का, तो आप इसको 20 जुलाई ही रहने दीजिए, 20 जुलाई, ठीक है, 20 जुलाई 1296 को इसको वध कर दिया गया था, इसका जलालुद्दीन खिलजी का, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ठीक है। चलिए, तो आशा करते हैं कि आज आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर क्लास अच्छी लगी है तो हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, क्लासों को देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।